ऐसा करो कि लोग तुम्हें हमारे कलम से नहीं, अमल से याद करें। सैयद अहमद हमारा दोस्त है और दोस्ती निभाना चाहते हैं। सैयद अहमद, तुम यहाँ हट जाओ सामने से। मेरे अल्लाह, क्या आज हवेली कुलीफान भी लुट गई। तो ये है वो रिसाला असबाब बगावत हिंद, जिसका चर्चा बहुत आम हो चला है। मंसूर, तुम हमारे बेटे ना होते तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाती। सैयद अहमद जैसा दहरिया मस्जिद में आएगा तो ऐसा ही होगा। बुढ़ाऊ, इस उम्र में मार खाओगे। अलीगढ़ से कुछ सैयद अहमद थे, कहने लगे किस्सा है वो। रईस बोले कि उन बुड्ढे को भी मुझे देखने का शौक चढ़ा है। हाँ बाबा, बिटिया गुजर गई कब? अरे हम अपने अहंकार में इतना गिरे कि हमें तुम्हारी महानता नहीं दिखाई दी। कौम इमाम, ओए कौम इमाम। ये वो हैं जिनके पैरों में शाहों के ताज पड़े होते थे। बिच्छू, बाबा के हाथ में बहुत जहरीला बिच्छू है। माँ, दिमाग तो ठीक है तेरा, बाप है वो तेरा। अरे दस्तखत कर दे श्याम बिहारी, कुछ बोल काहे नहीं रहा है बे? मेरी मरती हुई माँ की पथराई आंखों में भी आपको दर्द दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आपको तो बस जामा मस्जिद के पत्थर खरीदने की धुन सवार थी। अजीज तलबा, हमने जो इशारा उसकी रोशनी की कीमत पड़ दी देना। ये चरागों की तरतीब जारी रहे, तुम्हारी इल्मी रोशनी से पूरा आलम मुनव्वर हो जाए। हम रहें या ना रहें, हम रहें या ना रहें। हाज़रीन, सर सैयद की जिंदगी पर आपने ये जो नाटक देखा, ये पेशकश थी हमारी एलुमनाई एसोसिएशन के ही कुछ यंग मेंबर्स की तरफ से। सर सैयद की याद में मचलते हुए बुलबुलों को ये बताता चलूं कि हम इस बज़्म में सैयद के इख्तिताम पर हैं। दिल थाम के बैठें। मैं दावत सुखन जिस शख्सियत को दूंगा वो 7 समंदर पार से आए हुए मशहूर कव्वाल जनाब शम्स साबरी हैं, जिनके साजो आहांग का चर्चा पूरे बर्रे सगीर में है। मैं खैर मकदम करता हूं साबरी साहब और उनकी टीम का, और दरख्वास्त है कि अपनी रूहानी आवाज से इस महफिल में 4 चांद लगा दें।
नैना 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 मोसे नैना मिलाए छाप तिलक समझी मेरे मोसे नैना मिलाए छाप तिलक समझी मेरे मोसे नैना मिलाए। शुक्रिया आपका। अब तराना टीम से गुजारिश है कि तराना और नेशनल एंथम के लिए तशरीफ लाएं। इस तस्वीर में जो बुजुर्ग बाबा है वो कौन है? बेटा ये सर सैयद हैं जिनकी यौम पैदाइश को हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए थे। Yes, we enjoy the function every year. But Abba, why is so important? I mean, सर सैयद ने क्या शाहजहां से ही बड़ा कारनामा किया है? शाहजहां ने तो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाई थी, बल्कि सर सैयद ने सिर्फ एक कॉलेज बनवाया है। What is the miracle in it? बेटा अगर शहंशाह शाहजहां ने ताजमहल न बनवाया होता तो तारीख की किताबों में सिर्फ एक चैप्टर की कमी होती। लेकिन अगर सर सैयद अहमद खान ने, जिसे तुम कॉलेज कह रहे हो, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद न रखी होती तो बर्रे सगीर के मुसलमानों की पूरी तारीख ही सफाई हस्ती से मिट जाती। बेटा जिस शख्स ने 40 बरस तक जहालत और तासुब का बराबर मुकाबला किया, अंधी तकलीद की जड़ें काटी, ये वही वाहिद शख्स है जिन्होंने अपनी कौम को तालीम की रोशनी देकर उन्हें आला मुकाम तक पहुंचा दिया। हालांकि ये हमारे कौम की बदकिस्मती है कि जो शमा सर सैयद ने जलाई थी उसकी हम हिफाजत तक नहीं कर पा रहे। अब्बा, प्लीज तफसील से उनकी दास्तान सुनाइए, मैं जानना चाहता हूँ। दास्तान नहीं प्यारे, बल्कि सर सैयद की जिंदगी एक ऐसी हकीकत है जो किसी तारीख में कहीं और नहीं है। उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर एक पहलू खुद में एक वसी तारीख का बयान करता है। समझ नहीं आता कहां से शुरू करें। सर सैयद की पैदाइश शहर दिल्ली में दरियागंज के करीब सराय बहरम खान में अपने नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन अहमद की हवेली मेहंदी कुली खान में 17 अक्टूबर 1817 को हुई। सर सैयद के खानदान के पीर शाह गुलाम अली रहमतुल्लाह अलैह ने उनका नाम सैयद अहमद रखा था। सर सैयद का बचपन भी वैसे ही गुजरा जैसे आम तौर पर शाही दरबार से मुंसलिक दिल्ली के रऊसा पीरों का गुजरता था। सर सैयद बचपन से ही निहायती ज़हीन और अदबी थे। आपके बड़े भाई सैयद मोहम्मद खान ने सैयदुल अखबार के नाम से दिल्ली का पहला उर्दू अखबार निकाला, तो आपने बाहैसियत सहाफी का काम किया। आपके वालिद जनाब मीर मुत्तकी साहब के इंतकाल के बाद खालू खलीलुल्लाह खान से अदालती काम सीखा, यूनानी मेडिसिन की तालीम हासिल की और होम्योपैथी पढ़ डाली। 43 बादशाहों की जिंदगी पर जामे किताब लिख डाली। 1841 में आपने जुडिशरी का इम्तिहान पास कर दिया और 24 दिसंबर 1841 में मेनपुरी में मुंसिफ यानी जज के औहदे पर फायज हो गए। क्या क्या बयान किया जाए। बात 1854 की है जब सर सैयद अपनी एक किताब का प्रीफेस लिखवाने के लिए असदुल्लाह खान गालिब के घर जा पहुंचे। यही वो दिन है जो सर सैयद की सोच को एक नया जाविया देने वाला रहा। गालिब और सर सैयद के बीच मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता था। मजा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
उसने क्या जाने क्या किया लेकर उसने क्या जाने क्या किया लेकर दिल किसी काम का नहीं। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। वाले दिल यार को लिखे क्यों कर, हाले दिल यार को लिखे क्यों कर, हाले दिल यार को लिखे क्यों कर, हाथ तुमसे जुदा सुनिए, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरे मोमिन, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरे मोमिन, सनम आगे खुदा यहाँ बंसीधर इनसे मिले। ये हैं शहरे दिल्ली के बुलबुले खुश आवाज मोमिन। और जैसा कि आप सुन चुके, वो पाए की गजल कहते हैं कि बस सुनो और सर घूमते जाओ। साहब ताज़ा सुनाए। अर्ज किया है शौकीन तेरी लुत्फ न रखा न रखा किताब के, जलवे ने तेरे आग लगाई न पूछी थी हमने वजह मुलाकात मुद्दई, पूछी थी हमने वजह मुलाकात मुद्दई, एक उम्र हो गई उन्हें फिक्रे जवाब। लड़ती न जाए आंख जो साथी से शेरता, लड़ती न जाए आंख जो साथी से शेरता, लड़ती न जाए आंख जो साथी से शेरता, हमको तो खाक लुत्फ न आए शराब। अपना दिल अपने पास। अब यहाँ मोमिन ने फरमाइश की है तो एक गजल ये हम जो इश्क में दीवार दर को देखते हैं, क्या बात है। ये हम जो इश्क में दीवार दर को देखते हैं, कभी सबा तो कभी नामावर को देखते हैं, कभी सबा तो कभी नामावर को देखते हैं, और नजर लगे न कहीं उसके दस्त बाजू को, नजर लगे न कहीं उसके दस्त बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत, आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देख। कुछ भी कहिए, हमारे सुहन में वो मजा नहीं जो आपके यहाँ। ये बताइए मियां शेखदा, कभी आपने शराब पी है? जी नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। मुजरा तो देखा ही होगा। तौबा तौबा, कैसी बात कर रहे हैं नौशा साहब? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सीनाओं से इश्क लड़ाते हो? जी नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। तो भाई बीवी को देखकर शायरी करोगे तो यही होगा। अपना हाथ अपने काबू में रखिए। नहीं मोमिन, आप हमारे शागिर्द नहीं, ये मोहतरम तो बजाते खुद उस्ताद, दिल्ली में सैयद मुत्तकी के साहबजादे सैयद हैं।
सराय बैराम खां में हवेली मेहदी कुली का नाम तो आपने सुना हो। जी जी जी। तो आप दरबार शाही से मुंसलिक है आपका खानदान, और आपको आपके दादा की तरह बादशाह बहादुर शाह जफर ने जवादुद्दौला आरिफ जंग का खिताब अता किया। सुभान अल्लाह। क्या शेर कहते हैं उसमें? जी नहीं, ये हुजूर हमारी तरह तखय्युल की दुनिया के उस्ताद नहीं, ये साहबजादे अमली इंसान। अरे मजाक फरमाएं। भाई 22-23 साल की कम उम्री में जो शख्स साहिबे किताब ये देख रहे हैं आपके आने से पहले हम इन्हीं किताबों की बरक़ गर्दानी कर रहे थे। ये कुल मिलाकर 6000 सफ़हात होते हैं जो आप ही ने तहरीर किए हैं, और वो भी कैसे कैसे मौज़ूआत पर किताबें। सुभान अल्लाह। मज़ाहिब पर जलाओ क़ुलूब व ज़िक्र आलिम, सन लिखा है इस पर 1800। यहाँ मोमिन सैयद अहमद ने वो रिसाला किस मौजू पर लिखा? इसमें तो कुछ मशीनों की तस्वीरें दिख रही हैं। हाँ, ये यकीनन वो किताब है कि जिसमें आपने भारी चीज़ों को उठाने की, मशीनों को बनाने की तरकीबें लिखी। वाकई जी, अव्वल तो ईस्ट इंडिया कंपनी से मुंसफी का इम्तिहान पास करके मैं दिल्ली में मुलाजिम हूँ, और फिर दिल्ली में जज के ओहदे पर फाइज। अगर उस रोज़ ख्वाजा अजमेरी गेट पर दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे खैर मकदम के लिए आ गए थे, तो हम दिल्ली कॉलेज की मुलाजिमत तर्क न करें और मियाँ सैयद अहमद हमारे शागिर्द हुआ करते। क्या बात है, ऊपर वाला भी कुछ बंदों पर खूब मेहरबान होता है। ये रोशन चेहरा और गहरी आंखें, सुभान अल्लाह। ये चमकदार पेशानी, ये तासुरकुल चेहरा और ये गहरी आंखें आपके आला नसब और सच्चे इल्म की बदौलत है। क्या बात है, मैं तो मारी जाऊं, कुर्बान जाऊं। हमारा पत चले तो आपको कुर्बान ही। रायशंकर दास साहब की हवेली में जो उनकी खानदानी गायिका अमीरन जहाँ है, उनसे आपने द्रौपद और वीणा की तालीम हासिल की। ये तो हमें पता ही नहीं था, तभी तो मैं कहूँ सैयद अहमद ने सैयदुल अखबार में दिल्ली के 30 गवैयों की गायकी की बारीकियों को कैसे लिखा है। अब मालूम हुआ साहिब बदौलत ने तो बाकायदा मौसीकी की तालीम ले रखी है। मियां सैयद अहमद, तुम तो जादू करने करते जा रहे हो। बंगाल का काला जादू तो नहीं सीख कर आए हैं, कहीं मुझे ही कबूतर बनाते। तुम बेफिक्र रहो, कबूतरों में ज़नख़े नहीं होते। नौशा आपस एक ही है। भाई हम एक, तो हमारे सैयद अहमद एक और एक 11। बताइए इतनी कम उम्री में तारीख के मौजू पर जामे जम नामी ये जामे किताब लिखा है, और आजकल इस सैयदजादे को दिल्ली की कदीम इमारतों की तफसीलात को कलमबंद करने का नया शौक चढ़ाया, जिसके ज़ेल में आपने लिखी है आसारुस सनादीद। अगर सैयदजादे ज़रा ये तो बताएं कि आपने 150 गज ऊंचे कुतुब मीनार की पैमाइश कैसे की? सैयद अहमद खान साहिब को 2 मजदूर बांस के डोरे में बैठाकर कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल से लटका दिया करते थे, और आप जनाब कुतुब मीनार पर लिखी हर एक हर्फ की पैमाइश किया करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। क्या हुजूर डरते नहीं थे? तौबा तौबा, कुतुब मीनार से तो लटकने का सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाए। चलिए हुजूर, हम भी निकलते हैं। चलिए हमें भी इजाजत दीजिए। यहाँ शेफ्ता क्या गजल नहीं है। बहुत शुक्रिया नौशा साहब, आपको क्या बात है सैयद अहमद, क्या बात बोला। नौशाद साहब बेजा किसी के कसीदे नहीं पढ़ा करते। माफ़ कीजिएगा हुजूर, हम सब के पीर मुगा आप ही। मियाँ सैयद अहमद बड़े नेक वक्त हैं वो वालिदैन जिनके घर को आपने रोशन किया। नौशाद साहब आपकी दास्तान बड़ी तफसील से बयान कर रहे हैं। जी, मैं जो कुछ भी हूँ अपने वालिदैन की जूतियों के तुफैल की हूँ। ख़ास तौर पे अम्मा जान, हम 2 भाइयों और एक बहन की जिस पाबंदी से, नज़्म ज़ब्त से आपने परवरिश की है, उसकी दूर तक मिसाल नहीं मिलती।
वो कहावत सुनी होगी आपने कि खिलाओ सोने के निवाले और देखो शेर की निगाह। शेर कहाँ? शेरनी कहिए, वो तो माता हुई। चुप कर, बड़ा आया नरमादा करने वाला। हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही बताओ ये अंदाज तू क्या है। आप जरा जाइए और जाकर पान लेकर आइए। जाइए। यहाँ सैयद अहमद, तो तुमने अरबी, फारसी, मंतक और फलसफे की तालीम जो खूब ले रखी, जैसा कि तुम्हारी कुतुब से मालूम होता है कि ये मज़ामीन भी तुमने खूब पढ़ा। जी हुजूर, इन मज़ामीन के अलावा इल्म नजूम, रियाजी, सियासत और तारीख़ वगैरह की तालीम हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के दिल्ली कॉलेज में लॉर्ड वेलेस्ले के ज़ेर निगरान हासिल की। दरबारी रोसा के यहाँ यही दस्तूर होना चाहिए। लेकिन आजकल रोसा अपने बच्चों की तारीफ पर तवज्जो नहीं देते रोशा साहब। चलिए रुख्सत दीजिए, इंशाअल्लाह। सैयद अहमद, तुमने फाराबी और होमी को भी पढ़ा है ना? और ये जो आईने अकबरी की बातस्वीर तशरीह की है, सुभान अल्लाह, बड़ा ज़ोरदार। नौशा साहब, मेरी दिली तमन्ना है कि मेरे इस तर्जुमे पर आप तफरीज़ लिखें। पहले खत लिखा और अब खुद चले आए। लेकिन सैयद अहमद, ये जान लो कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त के मुताबिक इस पर रिवायती तफरीज़ नहीं लिखूँगा। मेरा मानना है कि तुम्हारी किताब आसार कदीमा पर किसी हिंदुस्तानी की पहली किताब है। यही कुछ हाल जामे जम का भी है, लेकिन ये आईने अकबरी पर इतनी मगज मारी क्यों? जरूरत इस बात की है कि कौम को बादशाह अकबर के दौर से निकाल कर मौजूदा दौर में जीने का सलीका सिखलाओ। इंग्लिस्तानियों को देखो, फिरंगियों को देखो कि उन्होंने किस तरह बगैर चप्पू के लोहे और फौलाद से चलने वाले जहाज समंदरों में दौड़ा दिए, और हम हैं कि हमारी लकड़ी की कश्ती हवाओं और पतवारों की मोहताज। उन्होंने पत्थर का सीना चाक करके उसमें से तेल निकाल लिया, और हम तेली के गोलू के बैल एक ही जगह घूमे जाते। मेरी राय में सैयद अहमद, आप जैसे काबिल लोग कि जो जवादुद्दौला जंग का खिताब जिन्हें अता किया गया, आपको नई तहकीकात में दिलचस्पी होनी चाहिए। रिवायात के इन पोसीदा खंडरात से ज्यादा जिंदा लोगों में दिलचस्पी होनी चाहिए कि जो चलती फिरती लाशें जिंदा खंडरात हुए जाते हैं। सैयद अहमद, इन्हें अपनी किस्मत की पैमाइश करने का सलीका कौन सिखाए? आप कौम मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी से लोगों के दिलों में नफरत बढ़ती चली जा रही है, हवाओं में बगावत की बू है, और कौम का ये हाल है कि जो चाहे इनकी पगड़ी उछाल सकता है। मुगलिया सल्तनत सिमट कर किले मुअल्ला तक महदूद की जाती है। हाकम बदहन एक आंधी के नहीं बल्कि हवा के जरा से झोंके की जरूरत है सैयद है, वरना तो ये मुगलिया सल्तनत का शराब टिमटिमा रहा है। और करो सैयद है, और सोचो सोचो कि तुम कौम मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। सोचो कि ज्यादा देर न हो जाए। सैयद अहमद, कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें तुम्हारे कलम से नहीं बल्कि अमल से याद करें, अमल से याद।
बिजनौर में सिटी असिस्टेंट मजिस्ट्रेट थे। सर सैयद इस खून आशाम दौर में भी इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा। हिंदुस्तानियों में जिस बेगुनाह को बचा सकते थे बचाया। यहाँ तक कि खुद इलाके के अंग्रेज कलेक्टर मिस्टर शेक्सपियर, उनके खानदान और स्टाफ के 32 अंग्रेज मर्द, औरतों और बच्चों को बचाकर सेफली रुड़की हेड पहुंचा दिया। हम क्या करेंगे? हमारे पास किसी भी टाइम मुरादाबाद की नवाब हम पे अटैक कर देगा। कुछ कीजिए कलेक्टर शेक्सपियर। प्लीज पेशेंस, मैं सैयद अहमद खान को बुलाया है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। वो अपने लिए क्या कर सकते हैं, और वो भी तो मुसलमान ही हैं। यहाँ ब्रिटिश ने एक तरफ उनके औरतों बच्चों तक को नहीं छोड़ा। सैयद अहमद हमें कोई भी रहम क्यों करेंगे? नहीं, सैयद अहमद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो हमारे दोस्त हैं और दोस्ती निभाना जानते हैं। देखिए वो आ गए। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, घबराएं नहीं। मैं नवाब मुरादाबाद को जानता हूं, वो मेरी बात जरूर सुनेंगे। जब तक मैं जिंदा हूं इंशाअल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, बिल्कुल घबराएं नहीं। तुम यहाँ हट जाओ सामने से। आज हम इनको मौत के घाट उतार देंगे। इन अंग्रेजों ने हमारे औरतों और बच्चों तक को नहीं बख्शा। आज हम इनको इनके जुर्मों की सजा देकर रहेंगे। नवाब साहब जरा सोचिए, इन मासूमों को, बच्चों को मारकर क्या होता। इन अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में अपनी जड़ें इस तरीके से मजबूत कर ली हैं कि वो अब यहां से जाने वाले नहीं हैं। अगर मान लीजिए वो चले जाते तब भी तो आप नवाब रहे। जरा सोचिए नवाब साहब, इन मासूमों को मारने का गुनाह अपने सर पर क्यों ले रहे हैं? इस्लाम मजलूमों को, औरतों को, बच्चों को मारने की और तशद्दुद करने की इजाजत नहीं देता नवाब साहब। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम इन अंग्रेजों की मुलाजमत करते हो। चलो, आज अगर हम इनकी जान बख्श भी दें तो क्या कलेक्टर ये कर देगा? इस बात ने इनकी जान बचाई थी। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, लेकिन आपको इन फैमिलीज को बाहिफाजत रुड़की हेडक्वार्टर पहुंचने में मदद करनी होगी। ठीक है। आप फिर आ गए नानी जान। अंग्रेजों की मुलाजिमत करने वाले के साथ ये सुलूक बता तो तेरे मामू और मामूदार भाई कभी कत्ल हो गया ना? नहीं। अच्छा, तो ये बता मेरे नवासे हुसैन को कुछ पता चला? नहीं पता चला। मुझे पता नहीं चला। वो जो दो मुजाहिदों को तोप से बांधकर उड़ाया गया, नहीं, उनमें मौलवी सैयद नजफ अली और सादत हुसैन थे। और जो 5 लोगों को दरियागंज में पेड़ से लटकाया गया, उसमें तो मेरा हुसैन नहीं था। नहीं, अब आप अपने घर जाइए नानी जान। अरे कैसे घर जाऊं, कौन से घर जाऊं?
सही कोई मालूमात होगी मैं आपको इतला करा दूंगा। अब आप अपने घर जाएं। बेटा जरूर बता देना। कभी किसी मुजाहिद को तुमसे बात कर लाया जाए या किसी को पेड़ से लटका कर कहीं चला जाए, तेरे हुसैन की तकदीर में साथ देना बेटा। उसकी आजाद तुम सच्ची रहना चाहिए। अल्लाहु अकबर। हम सैयद अहमद खान का एहसान मानते हैं। इन लोगों ने बिजनौर में पीस मेंटेन करने के लिए मेहनत की और मेरे फैमिली मेंबर्स की हिफाजत की। इनकी हिफाजत कोशिशों को मद्देनजर रखते हुए वाइसरॉय से पैगाम आया, पढ़कर सुनाया जाए। In recognition to Syed Ahmad's daring act and services, the British government awards him with a Skillet worth rupees 81,000 for 2 generations and a monthly pension of rupees 200. On the recommendation of collector, he is also awarded with the Jagir of Jahanabad and Chandpur in the Bajpur district. Moreover, he is awarded with the Upadhi of Khan Bahar. From today onwards, Syed Ahmad will be called as Sir Syed Ahmad Khan. मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की इन इनायत का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मेरी सैलरी और पेंशन ही बहुत है ज़रूरतें पूरी करने के लिए। मुझे इन जागीरों और इन ज़मीनात से कोई सरोकार नहीं। मिस्टर सैयद, ब्रिटिश गवर्नमेंट आपसे बहुत खुश है। आपको इनामात दिए जाए, आप इसके हकदार हैं। जागीर और इनामात न लेने की क्या वजह है? कलेक्टर साहिब, मैं अपने भाइयों और अपने कौम का खून कैसे पी सकता हूँ? आपको जो जागीर दी जा रही है वो एक बागी नवाब की है। बागी? अरे बगावत तो तब शुरू होगी जब अवाम ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट की बगावत करेगी। शुरुआत में जो कुछ हुआ मैं उसको फौजी नाफरमानी और सिर्फ एक मकामी झगड़ा मानता हूँ। उसको बगावत का नाम देना बेईमानी है। आपका क्या ख्याल है? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बगावत को समझने में क्या गलती की है? देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के तौर तरीके को ना समझ पाने की वजह से जो फौज में नाफरमानी हुई है और उससे सैकड़ों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए और हमेशा के लिए हिंदुस्तानियों को बागी करार दे दिया गया और मासूम आम शहरियों को मारना आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट की ज्यादती नहीं है तो क्या है? अगर ये बात लंदन तक पहुंच जाए तो हिंदुस्तानी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, खासतौर पर मुसलमानों को जिन्हें फौज में भर्ती करने पर पाबंदी लगी हुई है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे इन ख्यालात को मैं सही शक्ल देके लंदन के अहदेदारानों तक पहुंचा सकूं। जहां अंग्रेज हुकूमत मुसलमानों को सजाएं देने के लिए झूठे केसेस और तरह तरह के ढीले बहाने से मुकदमे कायम करती थी, तो सैयद भी मुसलमानों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते, ऐसे ऐसे सबूत और तर्क पेश करते कि सिपाही जज साहब के पास सजा खत्म करने के कोई चारा नहीं बचता। जरा सोचिए, गदर के बाद 1857 से लेकर 1859 तक में हैसियत मुंसिफ बिजनौर और फैजाबाद में जो गरीब लोग थे, जो दर्जी थे, जो जुलाहे थे, उनको जेल और फांसी की सजाओं से बचाया। अप्रैल 1859 में सर सैयद ने एक निहायती दिली का काम कर दिया। उन्होंने गदर की वजूहात पर एक किताब कॉजेस ऑफ इंडियन रिवोल्ट लिखी। यही वो किताब है जिसे हम असबाबे बगावत हिंद के नाम से जानते हैं। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से पैदा होने वाली बेचैनी और गुस्से का खुला खुला जिक्र था, जिस वजह से सर सैयद पर मुकदमा भी कायम हो गया।